नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प डेस्क पर। मैं आपका साथी जुल्फ़िकार। साथियों, आज फिर राजस्थान इतिहास का एक और चैप्टर में लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, प्राचीन सभ्यता। आज मैं सभ्यताओं पे आपको बताने वाला हूँ। राजस्थान के अंदर कौन सी सभ्यता मिली, कहाँ मिली, कौन सी सभ्यता से कौन कौन सी चीज़ें मिली, जिसका उत्खनन किसने किया, खोजकर्ता कौन थे, सबके बारे में बात करेंगे। आप यूं ही बने रहिए। साथियों, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐसा समय जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं उपलब्ध। फिर साथियों आगे बात करते हैं अग ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें इतिहास तो लिखित है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके साक्ष्य लिखित हो तथा पढ़े जा सकें, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब मैं आपको एक एक करके राजस्थान के अंदर जो मिली सभ्यता हैं उनके बारे में बताऊंगा। उनके खोजकर्ता कौन सी नदी के पास मिली, क्या क्या विशेषता हैं, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले आहड़ सभ्यता, उदयपुर नदी, आयड़, बेड़स, बनास नदी। काल है वो 1900 ईस्वी पूर्व और 1200 ईसा पूर्व। प्राचीन नाम अघाटपुर, अघाटपुरा, ताम्रनगरी, धूलकोट स्थानीय भाषा में कहा जाता था। ताम्रयुगीन, लोहायुगीन और पाषाण युगीन, कांस्ययुगीन सभ्यता। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास 1953। उत्खनन HD सांकलिया, RC अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल इनका पूरा नाम है। उपनाम बनास संस्कृति, मर्तकों का टीला, नामकरण धीरज कुमार सांकलिया द्वारा। मर्तकों का टीला वैसे मैं आपको बता दूं मोहनजोदड़ो को भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, आप ये याद रखेंगे। आहड़ सभ्यता में सर्वाधिक जो खुदाई का कार्य हुआ था वो धूलकोट नामक एक स्थान पर हुआ था। सर्वप्रथम इस सभ्यता में खुदाई का कार्य आहड़ स्थान पर हुआ था। आहड़ सभ्यता में उत्खनन का कार्य 3 स्तरों पर होता है। प्रथम स्तर, खुदाई में स्फटिक पत्थर मिले। ऐसे पत्थर जिनके हथियार उपकरण बनाए जाते हैं वह पत्थर स्फटिक पत्थर कहलाते हैं। दूसरा जो चरण था उसके अंदर तांबे के उपकरण मिलते हैं जो इस प्रकार है, कटार, तलवार। तीसरा चरण काली व भूरी मिट्टी से निर्मित मर्दबान मतलब बर्तन जो मिले, उनका जो रंग था वो धूसर रंग था। आहड़ सभ्यता के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। आहड़ सभ्यता के मकान आयताकार बने हुए थे। प्रथम खुदाई, आहड़ सभ्यता में धूलकोट पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य रत्नचंद्र RC अग्रवाल द्वारा किया गया। राजस्थान की तरफ से नियुक्त व्यक्ति विजय कुमार और PC चक्रवर्ती को किया गया। चक्रकूप आहड़ सभ्यता में पानी खोजने की एक वैज्ञानिक पद्धति थी। एकमात्र सभ्यता जिसमें मकानों की आकृति आयताकार मिलती है, आहड़ सभ्यता। यहाँ की सभ्यता में एक मकान में 6 चूल्हे के प्रमाण मिलते हैं। अर्थात संयुक्त परिवार प्रथा तथा सामूहिक भोजन व्यवस्था का प्रबंध भी आहड़ सभ्यता में देखा गया। आहड़ सभ्यता में ग्रिड स्टेशन, कायार पत्ती से सिंचाई का जो कार्य था वो केरी बनाते हैं, जैसे कि अपन मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि केरी बना के कोई सब्जी और हम उगाते हैं, उस प्रकार केरियां बनाई जाती थी। आहड़ सभ्यता में बड़े बड़े अनाज रखने के बर्तन प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, फार्म हाउस बनाए जाते हैं, उस टाइम बड़े बड़े अनाज रखने के लिए बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोठे कहा जाता था। सिंचाई हेतु प्रयुक्त हल लोहे धातु के होने का प्रमाण हमें यहाँ मिलता है। यहाँ पर एक साथ 6 विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिनके किनारे पर यूनानी भाषा में लेख अंकित हैं। एक तरफ अपोलो देवता का चित्र अंकित है तो दूसरी तरफ
तीर व त्रिशूल व त्रिभुज की आकृति अंकन है। अर्थात यहाँ के लोगों का यूनान के साथ व्यापारिक संबंध। दूसरी मुद्रा में पुरुष पर मूछ जैसे प्रतिमा प्राप्त हुई। इस अनुसार हमें यह पता चलता है कि आहड़ सभ्यता पितृ सत्तात्मक हो सकती है। नोट लगाएं, आहड़ सभ्यता को हेरोड सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता ईरान में बलूचिस्तान सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, क्योंकि इन सभी जगहों पर बिना हाथों के बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ऐसे ही बर्तन हेरोड सभ्यता में भी मिले हैं। इस सभ्यता में शव दफनाने गाड़ने की परंपरा, जैसे गुलगुली समाधि कहते हैं। आहड़वासी शवों के साथ आभूषण को भी गाड़ते थे। आहड़वासी के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था, तांबे के उपकरण बनाते थे तथा एशिया की सबसे बड़ी जो तांबे गलाने की जो भट्टी है वो आहड़ से ही हमें प्राप्त होती है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़वासियों का मुख्य जो कार्य था वो कृषि था। नोट, खुदाई के दौरान भूरी काली मिट्टी से निर्मित बेल मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे बनासियल बुल कहा गया। यहाँ के लोग रंगाई छपाई से परिचित थे। आहड़वासी मकान को बांस से ढकते थे और यहाँ से आटा जो पीसने की चक्की है वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आहड़वासी सभ्यता से चावल की जो खेती है उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इनमें से कोई भी सवाल है जो आपको पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उस पर आप बता सकते हैं कि मैं उस पर वापस वीडियो बना के आपको बताऊँगा। फिर मैं आपको अगली जो सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है उस पर बात कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़। नदी घग्गर नदी सरस्वती। घग्गर नदी कोई नट नदी, मर्त नदी, सरस्वती नदी इनके नाम से जाना जाता है। एकमात्र नदी है जो हिमालय की ओर से राजस्थान के अंदर आती है। इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है राजस्थान के अंदर लगभग 100 किलोमीटर है। काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व युग जो है यहाँ पे ताम्र युगीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है। खोजकर्ता अमलानंद घोष 1952। उत्खनन जो करता है बीबी लाल और बी के थापर। 1961 से 1969 तक इसका कार्य चलता है खुदाई का। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा सिंधी भाषा का एक शब्द है। कालीबंगा का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो साथियों काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात ये सड़कें ऑक्सफोर्ड और जाल और ग्रिड टंकन पद्धति से निर्मित थी। सड़कों के किनारे स्थित मकान पक्की ईंटों से निर्मित थे। जो ईंटें थी उन ईंटों का जो रेशियो था वो 30-15 7.5 जो आपको दिखाई दे रहा है 4-2-1 इस प्रकार से ईंटों की इस प्रकार ईंटों का अनुपात था और दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। मकानों के अंदर फर्श आंकन अलंकृत थे एवं स्वास्तिक चिन्ह साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में तंदूर का चूल्हा मिलता है। अभी आपको पता है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा तंदूर का उपयोग किया जाता है। ये कालीबंगा सभ्यता से चला आ रहा है। अर्थात कालीबंगा वासी के प्रमुख जो खाद्यान्न था वो गेहूं था। यहाँ के लोगों का प्रिय जानवर कुत्ता माना गया। कहा जाता है कि ये लोग जो कृषि करते थे वो मिश्रित कृषि करते थे, यानी कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़े की जानकारी इन्हें प्राप्त थी। यहाँ की मकान की जो दीवारें हैं वो विशाल दरारें देखकर अनुमान लगाया जाता है कि विश्व में प्राचीन भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो यहीं से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा की नालियां लकड़ी से निर्मित
एकमात्र सभ्यता है जहाँ नालियाँ लकड़ी से निर्मित हैं। सर्वप्रथम जूते हुए खेत के जो प्रमाण मिलते हैं वो कालीबंगा सभ्यता से ही हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक साथ 2 फसल चक्र अपनाने की जो पद्धति है वो भी हमें इसी सभ्यता से जानकारी मिलती है। कालीबंगा सभ्यता में प्रमुख जो फसल है वो गेहूं व चावल के प्रमाण और साथ में चना और सरसों भी मिलती है। इस सभ्यता में शव गाड़ने की परंपरा थी, अंडाकार समाधि और गुलगुली समाधि। कालीबंगा सभ्यता में बालक की खोपड़ी के जो साक्ष्य है वो मिलते, जिससे पता चलता है कि यहाँ दाह संस्कार भी होता था। कालीबंगा सभ्यता के परिवार मात्र सत्तात्मक होते थे। कालीबंगा सभ्यता में काली मिट्टी से निर्मित मर्दबांड के अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। आगे बात करते हैं, इस सभ्यता में अधिकांश जो उपकरण मिलते हैं वो बेलनाकार आकृति में मिले, जिससे अर्थात इस सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगाए जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता में मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध होने के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड इत्यादि देखकर अनुमान लगाया जाता है कि नर बलि व पशु बलि की परंपरा रही होगी। अग्नि वेदिकाओं के पास हथियार भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता का व्यापक स्तर पर अब तक 3 बार उत्खनन किया जा चुका है। आपको मैं ये बता देता हूँ, नोट लगाएं साथियों। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार उत्खनन का कार्य कालीबंगा सभ्यता पर हुआ। देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है ये, और प्रथम है वो धोलावीरा गुजरात और राखीगढ़ी हरियाणा। कालीबंगा सभ्यता के विनाश का जो कारण मिलता है वो घग्गर नदी के विलुप्त यानी घग्गर नदी का मिट खत्म हो जाने के कारण। कालीबंगा सभ्यता से विशाल दुर्ग के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कालीबंगा के अंदर दुर्ग भी था। कालीबंगा सभ्यता एवं राखीगढ़ी सभ्यता को जून 2004 में वैश्विक सभ्यताओं में शामिल किया गया था। थैंक यू साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।